तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 2 में। तो हम लोगों ने पहले भी वीडियो में इसके बहुविकल्पी प्रश्न को जो 20 क्वेश्चन होते थे उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं खंड ब में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वर्णात्मक होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड को हल कीजिए। ओके, तो इसमें हम लोगों के 5 ही प्रश्न होते हैं। एक बार हम देख भी लेते हैं। इसमें खंड ब में 5 प्रश्न हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं। तो पहले प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 खंड हैं और पाँचों को हल करना है। ओके, 6 है कि 5 को हल करना है। तो हम इसमें सोल्यूशन करा रहे हैं तो सभी को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमें ऊपर थोड़ा सा है, सभी खंड को हल कीजिए, यानी कि इसमें हमारे पास 6 खंड दिए हैं और सभी को हल करना है। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये पूछा गया जो क्वेश्चन है यह दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में से है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। मान लेते हैं एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर इससे आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। ओके, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको लिख के आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 1 का पहला हल कर रहे हैं तो 1 का 1 लिखेंगे। ओके, हम 1 का 1 यहाँ पर लिख दिए। तो हमें क्या रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं x, y हैं, जहाँ x ग्रेटर देन y है। ओके, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x बड़ा है y छोटा है, तभी तो अंतर पॉजिटिव आएगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर x माइनस y बराबर 26। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए यहाँ पर x बड़ा है, यानी कि 3y बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 3y। तो यहाँ पर दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म से। हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से 3 ही विधियाँ होती है। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है बीजगणित विधि। ओके, तो 3 ही विधियाँ होती है। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि आसानी से अप्लाई हो जाएगा, तो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण दो का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 3y माइनस y बराबर 26 आ जाएगा, और घटा देंगे तो 2y बराबर 26 आ गया, तो y बराबर 13 आ गया। ओके, तो y का मान हमें फाइंड हो गया। अब इसी प्रकार से x का मान फाइंड करने के लिए तो हम y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान, यदि हमें एक चर का मान फाइंड हो गया, दूसरे चर का मान फाइंड करने के लिए आप किसी समीकरण 1 में रखकर दूसरे चर का मान फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, जिस समीकरण में मान रखने पर आसानी से फाइंड हो जाए आप उसी मान रखिए। जैसे यहाँ पर 3y से 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो 13 तियाँ होता है 39। तो यहाँ से x का मान फाइंड हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं अतः x
और y का मान क्रमशः 13 और 39 और 13 है। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। तो चलिए एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से मैंने हल किया। अगर हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि काट 2a बराबर tan a माइनस 20 डिग्री तो 2a जहाँ न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोट 2a बराबर tan a माइनस 20 डिग्री है। ओके, तो 2a न्यून कोण है, यानी कि हमारा यह 90 डिग्री छोटा है। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कोट 2a बराबर, यहाँ पर इसे हम थीटा मान लें तो थीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं। इसे मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट 2 थीटा है। तो यहाँ पर काट 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर होगा tan a माइनस 20 डिग्री। ओके, या तो आपको tan काट को tan में बदल दीजिए या तो फिर tan को काट में बदल दीजिए ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं और आपस में कट जाएं। ओके, किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, जो आसान हो आप उस तरीके को अप्लाई कीजिए। तो ये tan आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो इसे आप राइट में भेज दीजिए, तो यहाँ पर इसे लेफ्ट में भेज दीजिए। तो 90 इसे लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा। 22 बराबर आ जाएगा m बराबर 3a। तो इसे ऐड कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 112 बराबर 3a। तो यहाँ से a बराबर हमारे पास आ गया 112/3। तो इसे आप कट कर दीजिए तो 3 3 9 3 चौक 12, तो a का मान 34 है। ओके, तो 34 इज राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इसे हल करना होता है। इसे ध्यान देना है कि हमारा काट 2 है, काट 2 a बराबर tan a माइनस 20 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा पूरक कोण और संपूरक कोण से आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो इसे अब याद रखना है, इस तरीके से हल होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम हुए वेस्ट किए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परंतु हालांकि इससे हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सॉल्यूशन करा दे रहे हैं किस प्रकार से एग्जाम में लिख कर आना है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको प्रूव करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना क्वेश्चन नंबर हमारा पहला का सी है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। ओके, सबसे पहले मान लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है।
तो हम √2 के क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि √2 बराबर p/q है, जहाँ q = नॉट 0 है। ओके, अगर p/q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसे काट कर हम अभाज्य बना लेंगे, यानी कि इनका HCF बराबर 1 है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में प्रूव कर देंगे कि इसका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे प्रूव होता है कि √2 एक, हमारा माना हुआ कथन गलत है, इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, HCF हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 2 बराबर हमारा आ जाएगा p²/q²। ओके, तो यहाँ से p² बराबर 2 टाइम्स q² आ गया, यानी कि p² का एक गुणनखंड 2 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 2 p² का एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर p² बराबर 2q² आ गया, यानी कि p² को 2 डिवाइड करता है, 2p² को डिवाइड करता है, इसलिए 2 जो है p को भी डिवाइड या विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम होती है, इसे याद करना होगा। ओके, 2 एक अभाज्य संख्या है और p² यदि डिवाइड करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार से यदि 2p को विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं p बराबर 2k। अब p का मान इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ k कोई कांस्टेंट है। ओके, इसे आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ k कोई कांस्टेंट नियतांक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, p का मान रखेंगे 2k, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4k² बराबर 2q² आ गया। तो 2 से कट गया तो 2k² बराबर q² आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 आ गया, तो यानी कि 2q² को डिवाइड करता है, डिवाइड मतलब विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 का भी गुणनखंड है और यहाँ पर 2 जो है p का भी गुणनखंड है, जबकि मैंने ऊपर माना था कि इसका HCF 1 के बराबर है, यानी p और q का एक जो है प्राइम नंबर है, एक दूसरे कटेंगे नहीं। ओके, अपने न्यूनतम रूप में है, जबकि यहाँ पर 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि p और q का HCF 1 था और यहाँ पर प्रूव हो गया कि इसका एक गुणनखंड 2 है, तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया।
अतः अब लिखेंगे कि हमारा माना हुआ कथन गलत है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे अतः, इसके बाद अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाना है। हालांकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम काफ़ी डिटेल से बताया है। यहाँ पर जहाँ √2 हो या फिर √5 हो या फिर √7 हो या फिर √11 हो, इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की है, तो जाकर देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना होगा। संचयी बारंबारता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, माध्यिका के सूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है कि माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2, यानी n क्या है, बारंबारता के योगफल n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे में वर्ग अंतराल f गुणे h। इस सूत्र को आपको याद रखना है, जहाँ L क्या है, संचयी बारंबारता की निम्न सीमा है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ 0 10 का संचयी बारंबारता 7 है, फिर बारंबारताओं के योगफल ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर CF आ जाएगा। तो 17 और 8 हमारा आ गया। चलिए एक सारणी बना देते हैं, इसी तरह लिख देते हैं। 7 और 8 हमारा आ गया 15, यानी 15 और 20 का संचयी बारंबारता 10 और 20 का संचयी बारंबारता 15 है। इसका 15 आ गया। इसी प्रकार से 15 5 इसका 20 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 और 20 40 आ गया इसका संचयी बारंबारता, और 40 और 13 हो गया 53। ओके, 53 और 7 हो गया 60, यानी कि इस सभी का संचयी बारंबारता हमें प्राप्त हो गया। जब इसी को जोड़ेंगे तो हमारा n का मान क्या फाइंड हो गया, हमें n बराबर 60 प्राप्त होगा, यानी कि एक बारंबारताओं का योगफल हमें अंत में प्राप्त होता है, यह जो है। तो 60 प्राप्त हो गया। तो हम जो है माध्यिका वर्ग को n/2 सेलेक्ट करते हैं, यानी कि n/2, n को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वही माध्यिका वर्ग आ गया। 30 आ गया। 30 आप देखिए किसके आसपास है, तो 30 जो है 40 के आसपास है। तो माध्यिका वर्ग हमारा जो है ये हो जाएगा 30 और 40। ओके, तो हमारा ये माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग हमें फाइंड हो गया। अब हमें यल कम रखना है। यल क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 30 है। तो 30 रख दीजिए, प्लस n/2 हम फाइंड तो किए ही 30 है, माइनस संचयी बारंबारता तो 40 है इसका। 30 और 40 का हमें संचयी बारंबारता क्या है, 30 और 40 के वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता 40 है। तो 40 रख दीजिए, बटे में इसका वर्ग अंतराल 10 है, गुणे यच क्या है, यच हमारा यहाँ पर यच वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 10 है, और इसका बारंबारता हमारा 20 है, यहाँ 20 रखना है। तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर दीजिए तो देख रहे हैं कितना आ रहा है, 30 प्लस यहाँ पर -10 यहाँ आ जाएगा, -10 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे -100 आ जाएगा। -100 इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 25 सब आता है, तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो इसका माध्यिका 5 प्लस आ जाएगा। इसका जो माध्यिका है 25 है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 25 आ जाएगा।
ओके, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण। आपको एग्जाम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल करना है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो हमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें दिया गया है 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करना है। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियाँ होती है। पहला होता है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा हल करना, और एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हम x² कोएफिशिएंट से अचर पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसका जोड़ घटाओ 9 के बराबर हो। तो 4 × 5 = 20, 5 × 9। तो यहाँ पर हमारा 4x² + 5 चौक को 20। तो चलिए यहाँ पर 5x आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा प्लस 5 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए तो x + 5 आ जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा। यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4x + 5 = 0 आ गया। जो 2 है उसे 1 कर लीजिए। यहाँ पर ये प्लस नहीं रहता है। ओके, यहाँ पर प्लस रहेगा। यहाँ पर जो 2 है उसे 1 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4x + 5, और जो बचा है उसे 1 कर लीजिए तो यहाँ पर x + 1 बचा है बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है, तो तभी संभव होता है जब 4x + 5 0 हो या फिर x + 1 = 0 हो। तो यहाँ से x का मान फाइंड हो जाता है -5/4, एक x के बराबर -1। तो इस प्रकार से इसे हल करना है तो आपको 2 नंबर फुल मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करना है। एक तांबे का छड़ है। ओके, वो कह रहा है इसका व्यास जो है यानी कि d का मान दिया है हमारा 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, तांबे की छड़ है तो यह क्या होगा, बेलनाकार होगा। बेलन का आयतन होता है πr²h। इसका जो व्यास 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बराबर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऊंचाई तो हमें दिया है कि h बराबर 8 है। तो मान रख दीजिए सिंपली 5 × 1/2 का वर्ग गुणे h का मान 8 है। तो क्या आ जाएगा, पाई गुणे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, गुणे 8 आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, बराबर 2π हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो तांबे के छड़ का आयतन 2π सेंटीमीटर क्यूब है। हमेशा आयतन को क्यूब में लिखते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 12 नंबर है। 6 क्वेश्चन थे तो 12 नंबर का हो गया। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंड 2 है। इसमें से किन्हीं 5 खंड को हल करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करा रहे हैं तो 5 नहीं सभी खंड को हल करेंगे। ओके, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बढ़िया से कर आएँ।
जो जो सवाल थोड़ा सा समय लेने वाला है उसे छोड़ दें। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि किसी एपी के हमें दूसरा का पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। दूसरा का पहला, ओके। तो इसे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमसे कह रहा है कि यदि किसी एपी के यम पदों का योग n है, यानी कि हमसे कह रहा है कि यस यम बराबर n है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यम पदों का योगफल n है, तो हम क्या इसे ले सकते हैं, दूसरा कंडीशन को भी लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन हमसे कह रहा है कि n पदों का योगफल m है, यानी कि यस n बराबर m है। तो m पदों का योगफल n है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 2n/m बराबर हमारा आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और समीकरण हमसे यहाँ से 2 फाइंड हो जाएगा कि n/2 n पदों का m है, तो यस n बराबर m आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें m प्लस n पदों का योगफल याद करना है। इन दो समीकरणों से हम d का मान याद कर लेंगे, फिर m प्लस n पदों का योगफल आसानी से फाइंड हो जाएगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n पदों का योगफल m है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा m बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे 2m/n, इसे आप लेफ्ट में भेज दीजिए, बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। ओके, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। तो 2 करेंगे तो ये हमारे पास घट जाएगा 2n/2m-2m/n बराबर ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर m है ना, m-1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर d तो कॉमन हो जाएगा, प्लस d कॉमन हो गया। अब इसे हम घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि m माइनस n बच जाएगा, 1 आपस में कट जाएंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर इसे एलसीएम को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा n स्क्वायर आ जाएगा माइनस m स्क्वायर बटे mn बराबर डी m माइनस n आ जाएगा। ओके, m माइनस n। अब हम जानते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू a माइनस b। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा m माइनस n इंटू n प्लस m। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, दिखाई तो दे रहा है ना, 2 टाइम्स, यहाँ पर चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस m इंटू n प्लस m बटे mn बराबर आ जाएगा हमारा d टाइम्स m माइनस n। यहाँ पर देखिए m माइनस n है, यहाँ पर n माइनस m है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से,
तो यहाँ से हमें डी ये आपस में कट जाएंगे, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या बचेगा, डी बराबर बच जाएगा -2 टाइम्स यम प्लस एन, यह यम है, यम प्लस एन बाई यम एन। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ से हमें डी का मान यानी कि सर्वांतर फाइंड हो गया। अब हमसे कह रहा है कि यम एन पदों का योगफल क्या होगा, तो यस यम प्लस एन बराबर हो जाएगा यम प्लस एन बाई 2, ओके, 2a प्लस यम प्लस एन, यम प्लस एन -1, यम प्लस 1 -1 इंटू डी, इंटू में डी रहेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से लिख दे रहे हैं यम प्लस एन बाई 2, 2a प्लस, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर हमें लोग प्रथम इक्वेशन बनाया था कि 2a प्लस यम -1, तो यहाँ से यम -1 प्लस एन और यहाँ पर इंटू डी था, यहाँ पर इंटू डी, यहाँ डी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो इस इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से 2n बाई यम लिख सकते हैं, ओके। तो यम प्लस एन बाई 2 और इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2n बाई यम, 2n बाई यम और एन डी बचा है गुणे एन गुणे डी, और डी हमने यहाँ फाइंड किया कि यह -2 यम प्लस एन बाई यम एन है। अब देखिए यहाँ पर एन से कट गया, ओके, और माइनस यहाँ से, सॉरी यहाँ पर यह प्लस है चिन्ह है, यहाँ पर गुणा नहीं है प्लस है, -2 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस इससे कट जाएगा, तो बचा क्या यम प्लस एन इंटू यहाँ पर बचा एन बाई यम, माइनस चिन्ह यहाँ बचा है तो यहाँ पर यम प्लस एन आ गया, ओके, बाई यम आ गया। अब एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हमारे पास यम प्लस एन, एलसीएम ले लेंगे यम आ जाएगा तो एन माइनस यम माइनस एन आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा और यम भी कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस बच जाएगा तो हमारा माइनस बाहर कर दीजिए तो यम प्लस एन आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर यम प्लस एन पदों का योगफल हमारा यम माइनस एन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। यार नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को डिटेल से किसी अगले और पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको समझ में आया होगा, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए बचे हुए क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो हमारा जो दूसरा बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए हमसे कह रहा है कि एक कोई वृत्त है और बाहर कोई बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये वाला कोण ये मान लेते हैं θ1 है और केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस पर बात कर रहा है, इसके बीच का कोण मान लेते हैं θ2। हमें प्रूव करना है सिर्फ θ1 प्लस θ2 बराबर है 180 डिग्री के। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होता है। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD में लिख सकते हैं θ1 प्लस
थीटा 1 प्लस 90 प्लस थीटा 2 प्लस 90 बराबर 360 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, ये आपको लिखना होगा लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ से हमारा थीटा 1 प्लस यहाँ पर कोई बात नहीं, थीटा 1 मान सकते हैं। थीटा 2 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो 360 में से 180 घटा देंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में करके आना है। याद रखना है, सिर्फ एक ही थ्योरम प्रयोग हुआ है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे कह रहा है कि बिंदुओं -4, 6 और ए और बी दो बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, ये हमें दिया है -6, 10 और एक बिंदु बी है, हमें दिया गया है 3, -8। इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -4, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम जानते हैं कि यक्स के निर्देशांक को x1 से रिप्रेजेंट करें तो x1 बराबर होता है mx1 प्लस, मान लेते हैं इसे m अनुपात n में विभाजित करता है, तो mx2 प्लस nx1 बटे m+1 होता है। तो x1 का मान यहाँ पर -4 है बराबर m, और x2 का मान हमारे दिया है 3 गुणे 3 प्लस n, x1 का मान -6 है बटे m+1 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -4n बराबर 3m - 6n। तो इसे जो है लेफ्ट में भेज दीजिए तो -m आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, -7m आ जाएगा बराबर में। इसे राइट में भेज दीजिए तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। इधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा, +4 - 6n बराबर -2n। तो n से कट जाएगा, तो m बटे n बराबर 2/7 आ गया। तो यहाँ से m अनुपात n बराबर 2:7 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम यार आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जिस प्रकार से हम x1 निर्देशांक लेकर सॉल्व किए, इसी प्रकार से आप y1 निर्देशांक लेकर सॉल्व कर सकते हैं कि y1 बराबर my2 प्लस ny1 बटे m1 प्लस m2। इससे भी सॉल्व हो जाएगा। इससे भी कोई एक निर्देशांक लेकर सॉल्व करिए तो वहाँ पर अनुपात आपको फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए यार हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बहुलक वर्ग को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उससे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग हमारा यहाँ पर ए वाला है -60 से 80। तो तो हमारा बहुलक बराबर होता है L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। ओके, f1 क्या है, f1 हमारा
बहुलक वर्ग की सीमा है। यह जो है F0 बहुलक वर्ग की पहले की सीमा है, F2 बहुलक वर्ग की बाद की सीमा है। तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा L है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है। ओके, तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है, 60 हो जाएगा। प्लस F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 12 है। माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता 10 आ जाएगी, बटे 2F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 12 है, माइनस F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, माइनस F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता क्या है, 5 है। तो -5 कर दीजिए और इंटू में वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 10 का है, सॉरी 20 का है। तो सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर 60 प्लस सेपरेट कर देंगे तो -2 आ जाएगा, बटे में 12 दूना 24, 24 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा 9 आ जाएगा, बटे में गुणे में 20 है। ओके, तो इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आएगा, 60। तो इसे आप -40 बटे 9, तो 9 चौक को 36 आ गया। ओके, कितना आ जाएगा, माइनस इससे काटेंगे तो 9 चौक को 36, फिर 4 बच गया तो पॉइंट लग गया, फिर इसी प्रकार से आ गया -4.4। तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 4.4 बराबर आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट, यहाँ पर बच गया हमारा यहाँ पर हमारा बच गया क्या, 9 में से 4 गया 5, 65.6 हमारा इसका बहुलक आ जाएगा। ओके, तो बहुलक इस प्रकार से याद करते हैं, आपको यही समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको इस फार्मूला को याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता है, और H हमारा वर्ग अंतराल है। तो चलिए यार, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो हमारा ई वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात के मूलों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें द्विघात दिया है ई वाला कि 3x² माइनस 2√x प्लस 2 बराबर 0 है के मूलों ज्ञात करना है। तो चलिए सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। हमारा a बराबर 3 है, b बराबर माइनस है, यहाँ पर √6 इंटू x है, b बराबर -2√6 है, और c बराबर 2 है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण x बराबर सिद्धाचार्य सूत्र बराबर x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। तो यहाँ पर b का मान क्या है, 2√6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का वर्ग 4 6 24 आ जाएगा, माइनस 4ac। तो ये 3 है, 3 दूना 6 है, 6 चौक को 24 आ गया, बटे में 2 गुणे a मतलब 6 आ जाएगा। तो यहाँ से यह तो 0 आ गया, इतना 24 माइनस 24 0 आ गया। तो यानी कि d 0 है, विविधता 0 है, तो दोनों मूल समान हो जाएंगे। तो पहला, तो ये कितना आ जाएगा, यह 2√6/6 आ गया। तो हमारे दोनों मूल क्या जाएंगे, तो द्विघात समीकरण के मूल, इसे और हल करेंगे तो यह
2√6 आ जाएगा और इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसे हल करेंगे तो √3 इंटू √3 2×3=6 आ जाएगा, यानी कि √2/√3 आ जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे अतः √3 x बराबर √2/3 इंटू √2/3। अतः दोनों समीकरण के मूल समान हैं, जो हैं 2√3 इंटू √2/3 है। ओके, तो आपको यह याद रखना है कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सिद्धाचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए यार, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बचे हुए क्वेश्चन है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तो हमसे कह रहा है कि 867 और 255 का हमें लसागु ज्ञात करना। लसागु ज्ञात करने के लिए पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 867 है। तो देखते हैं ये किस संख्या से कटता है। तो 3 से काटिए, देखिए अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है, तो 8 6 हमारे 14, 14 7 21, 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 बटे 24, 3 9 27, फिर 3 से काटिए तो 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 29 आ जा रहा है, तो 289 आ गया, 289 आ गया। तो हमारा, तो दोस्तों ये 17 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 17 का नाम 17, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 11 और हो गया 119, तो 17 7 119, तो 17 7 119, यानी कि यार 17 का वर्ग 289 होता है ना। तो यहाँ पर 17 का नाम 17 आ गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि 167 का भाज्य गुणनखंड 3 × 17 का वर्ग है। इसी प्रकार से 255 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 255 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो यह 5 से कट रहा है, तो 5 × 5 = 25, 5 का नाम 5, फिर 17 × 51, 3 से कट रहा है। ओके, तो इसका भाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया 255 का अभाज्य गुणनखंड क्या हमें प्राप्त हो गया, 255 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 × 5 × 13। ओके, यहाँ पर 3 यार है, 3 × 5 × 17। ओके, सॉरी 13 है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5 3 5 13 और 3, तो यहाँ पर 3 5 13। ओके, तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM क्या होगा, आ जाएगा LCM बराबर आ जाएगा हमारा जो 2 बार कॉमन मिल रहा है दोनों गुणनखंड में, उसे सिर्फ एक बार लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 3 2 में कॉमन है तो एक बार लिख देंगे, 3 × 5 × 13 × 17 का वर्ग, ये हमारा LCM आ जाएगा। अगर यहीं HCF पूछा होता इसका ना, तो इसका HCF 3 हो जाता है, जो कि दोनों में कॉमन मिलता है। ओके, तो इसका हम इसी प्रकार से अगर छोड़ देते हैं तब भी सही है, नहीं तो उसका आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हालांकि समय लगेगा पर उसमें इतना होता नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि 867 और 255 का हमें म से ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। क्या है, 867 है और 255 को हम अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया था कि यह 3 ×
5 गुणे 13 होता है। इसी प्रकार से इसे भी आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दीजिए, या फिर आप जो है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय भी लगा सकते हैं। क्या होता है, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। 867 है, तो देखिए कितना बढ़ जाता है, तो 3 बार ले जाइए, तो 5 यहाँ 15 आ गया, 1 बच गया, 5 यहाँ 15 1 16 आ गया, और 3 अच्छा 1 7 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यह 2 आ गया, 0 आ गया, यह 102 आ गया। अब 102 को 255 से डिवाइड करिए, तो यह 2 बार जाएगा, तो यह 204 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए तो यह 1 ये 5 आ गया। अब 102 को 51 को 102 से डिवाइड करिए, तो 1 बार आगे चला गया, सॉरी 2 बार जाएगा, तो यह 102 कट जाएगा, यानी कि इनका HCF है जो हमारा इसका भाजक होता है, यही HCF होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 255 और 867 का HCF हमारा 51 है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। इसे हम किस प्रकार से हल करते हैं, इसे हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं, दूसरा अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। ओके, तो चलिए आप जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से अप्लाई करिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं, हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चित्र में AB का मान याद कीजिए। हालांकि हम अपने क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन और भी बाकी है। हमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें AO का हमसे कह रहा है कि AO बटे OC बराबर है BO बटे OD बराबर है 1/2 के। तो और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और DC याद करना है। हमें चित्र क्या दिया है, हमें चित्र यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। हमें यह 5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए हमसे कह रहा है कि AO यानी कि इसका अनुपात AO और OC बराबर है OB और OD, इन दोनों का अनुपात आपस में 1/2 है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं यार, यहाँ पर देखिए, हम अगर AO बटे OB कर देते हैं, यानी कि त्रिभुज AOD में, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि AO बटे OB बराबर है OC बटे OD। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया AO बटे OC और इनके बीच का कोण A है, तो ये 2 तिर्यक रेखाएं हैं। ओके, और इसका अनुपात नीचे वाले भुजा का OC अनुपात OD ये आपस में तो बराबर है। हम जानते हैं कि अगर 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ओके, तो 2 रेखाएं का एक किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि हमें प्रूफ हो गया कि AOB त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज DOC के। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हमें दिया है कि हमें DC ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हो गया, AB का अनुपात बटे DC का अनुपात बराबर होगा, आप किसी एक भुजा ले लीजिए। तो हमारा जो भुजा हो गया, इसी भुजा को ले लीजिए AO बटे OC।
तो सिंपली इसी को सॉल्व कर दीजिए। ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर है और डी सी हमें याद करना है, तो मान लेते हैं यक्स है बराबर ए ओ बटे ओ सी का अनुपात हमें दिया है 1/2 है। ओके, 1/2 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, यह है यक्स बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से याद करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, तिर्यक आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डी सी का मान 10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सिंपली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो चलिए यार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अथवा में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके, यहाँ पर हमें कोई वृत्त है, कह रहा है कि अगर हम इस पर हम कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे तो यह स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाला स्पर्श दोनों रेखाएं हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा कर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना यह है ए है, माना वह बिंदु ए है, वृत्त का केंद्र ओ है और वृत्त के केंद्र से हम स्पर्श बिंदु पर लंब डालते हैं, तो जो है बी सी मान लेते हैं। तो ये आपस में 90 डिग्री पर समकोण त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर हमारा आ जाएगा ए ओ का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग आ जाएगा। क्या है, ये त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ में, इसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। हम जानते हैं कि ओ सी बराबर है ओ बी के, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी के स्थान पर हम ओ सी ले सकते हैं, ओ सी का वर्ग। तो आप यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ओके, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया हमारा ए ओ का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ए बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रूव करना होता है। एग्जाम में थोड़ा सा इसका रचना भी ले लीजिएगा कि ओ सी का आपस में मिलाया कुछ इस तरीके से। तो चलिए यार हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा 3 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ओके, तो चलिए यार 4 क्वेश्चन को भी हम प्रूव कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर होता है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो चलिए हम यार लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे साइन और कास के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कोसेक के बराबर हम जानते हैं कि 1/sin ए बराबर 1/sin ए होता है माइनस साइन ए है, और 1/cos ए के बराबर होता है 1/cos ए
माइनस कोस ए आ जाएगा और यहाँ पर आपस में से सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए आ जाएगा। एक ब्रैकेट में दूसरे में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए आ जाएगा। ओके, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ जाता है, 1 साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। ओके, तो यहाँ से हमें साइन साइन से कट गया, कॉस कॉस से कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में हमारा बच गया कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए हमें बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, हमें प्रूव करना है कि tan a प्लस cot a। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर आप राइट हैंड साइड से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। इतना प्रूव कर दिए, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड से अब tan a प्लस cot a को हल करिए, तो यह है हमारा 1 अपान साइन ए बटे cos a प्लस cos a बटे साइन ए आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करिए तो हमारा यह आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कास से आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस से ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जो कि 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बराबर बचाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ये हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान लीजिए इससे, और यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ओके, तो इस प्रकार से इसे हल करना था। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए यार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार हल किए हैं एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किए हैं इसके बारे में, तो हमें चौथा क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, यानी कि 15 मीटर हमारा जो मकान है ये 15 मीटर है, शिखर यहाँ पर होगा, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर के शिखर का, कोई टावर है यहाँ पर, इसका शिखर जो है इसका उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश है। उसी मकान के तल से, तल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश 60 अंश है, यानी कि यह जो कोण दिया है 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि मान लेते हैं y है, यह x है। टावर माना कि मकान टावर की ऊंचाई x है और टावर की ऊंचाई x है और मकान से टावर के बीच की दूरी y है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, वो मानकर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। और यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे त्रिभुज दे देते हैं ABCDE। ओके, तो त्रिभुज ABC में इसमें tan लगा दीजिए, tan 30 अंश लगा दीजिए, tan 60 अंश लगा दीजिए, तो tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, इतना हम जो मकान की ऊंचाई, हम यहाँ पर जो है मकान की ऊंचाई x बोले हैं, तो x आ जाएगा। ओके, तो x बटे y आ जाएगा। ओके, तो x बटे y, tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश हमारे कड़ी में 3 आता है, होता है, तो x बराबर √3 y आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए।
अब त्रिभुज ECD में तो ECD करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा x माइनस 15 आ जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी x है, इतना 15 है, तो इतना हमारा x माइनस 15 बच जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो आधार y है, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ओके, तो 1/√3 बराबर x माइनस 15/y, और हम यहाँ से y का मान भी रख सकते हैं। समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो x/√3 आ जाएगा। ओके, चलिए बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त हुआ √3 x माइनस 15। तो x का मान अब यहाँ से रख दीजिए, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा √3। x का मान क्या है, x का मान है √3y माइनस 15। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर हमारा आ गया √y बराबर 3। √3 का गुणनफल 3 होता है, तो 3y माइनस 15 √3। तो इसे घटा दीजिए तो -2y आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 15√3/2। तो y क्या था, y था दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, 15√3/2। ये दोनों भवनों के बीच की दूरी फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है x का मान फाइंड करना है। x का मान आप किसी एक समीकरण में रख के फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ से समीकरण 1 से x बराबर √3 इंटू y क्या था, y है 15√3 इंटू 15/2। तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 15 3 45, तो 45/2 जो क्या है हमारे भवन की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर नहीं आया है तो ये भी कमेंट करके बताइए। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ यही देखना होता है कि आप दोनों में लंब और आधार का अनुपात जो ज्ञात करना है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम आखिरी क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे आखिरी क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक धातु का बेलन है, हमसे कह रहा है कि एक धातु का बेलन है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार के हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो पूरी ऊंचाई है हमें 19 सेंटीमीटर दिया है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु भार 24 ग्राम है। ओके, तो इसका हमें भार ज्ञात करना है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.9 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है आयतन में 4.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो चलिए यार इसे हम भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा दोनों जो अर्धगोले हैं, इनको यदि मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा, यानी कि गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और बेलन का आयतन होता है πr²h। ओके, तो यहाँ से दोनों की त्रिज्या समान है, तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। तो r² यहाँ से कॉमन कर लीजिए, r² कॉमन आ गया, तो 4 और पाई भी कॉमन कर लीजिए, 4/3 π
4/3 पाई हट गया और त्रिज्या हमारा जो है त्रिज्या हो जाएगा 7/2 प्लस 4 पाई तो कॉमन है। अब यहाँ से हमें जो संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर दिया है और बेलन जो हमारा बेलन है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें जो है गोले का ऊंचाई घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 7/2 क्योंकि व्यास 7 है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो ये 7 ही ऊंचाई हो जाएगा। ओके, तो 7 ऊंचाई को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 में से 7 गया तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यानी कि ऊंचाई 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और त्रिज्या का मान यहाँ रख दीजिए। त्रिज्या हमारी थी 7/2 यानी कि 49/4 पाई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4/3 है तो एलसीएम लेके सॉल्व करिए, गुणा करना पड़ेगा ना। 7 चौका 28 आ गया, यहाँ 2 से कट जा रहा है ना, तो 2 से कट गया, 2 आ गया, तो ये सिंपली 14/3 आ गया प्लस 12 आ गया। अब इसे सॉल्व करिए, 49/4 पाई गुणे 12 36 आ गया। 36 में अगर 14 जोड़ेंगे तो यह है 50 आ जाएगा, 50/3। ओके, तो सिंपली हमें जो इसका आयतन प्राप्त हो गया, इसका आयतन है हमारा 50 गुणे 49/4 गुणे इंटू पाई है। अब इसका हमें आयतन सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त हो गया। अब कह रहा है इसका भार याद करना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 सेंटीमीटर है। तो भार बराबर हम लिख सकते हैं आयतन गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार। ओके, तो क्या हो जाएगा, आयतन तो हमें फाइंड हो गया, 50 गुणे 49/12 पाई गुणे में 1 सेंटीमीटर धातु का भार है 4.9। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है। तो चलिए यार, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन क्या था, अथवा वाला क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान √3 का मान हमें दिया हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर का कोई वृत्त, एक वृत्त को जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ओके, तो जीवा केंद्र पर, यानी कि यह जीवा है और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। ओके, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है। तो लघु वृत्तखंड यानी कि इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC, यहाँ पर एक बिंदु D दे देते हैं ताकि हमें वृत्तखंड फाइंड हो जाए। तो त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा ACDA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ओके, AR मतलब एरिया क्षेत्रफल हो जाता है।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 है, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है माइनस, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है देखिए हमारे पास अगर दो किसी त्रिभुज की अगर उसके बीच का कोण और दो भुजा पता है तो उसका सूत्र होता है 1/2 AB साइन थीटा होता है। ओके, तो साइन थीटा पता है, भुजा भी पता है, 15 का वर्ग साइन 60 अंश, तो आसान होगा त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए मान रख दीजिए, इसी पर थीटा का मान है 60 है, 60 से इसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, गुणे पाई गुणे त्रिज्या है 15 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1/2। ए बी क्या है, ए बी हमारा 15 है, तो यानी कि 15 का वर्ग हो गया साइन 60 अंश इंटू साइन 60 अंश आ गया। यहाँ से 15 कामन मिल रहा है तो कामन कर लीजिए, 15 का वर्ग कामन हो गया, तो 1/6 माइनस 1/2 गुणे साइन 60 अंश का मान हमारा होता है कड़ी में 3/2 आ गया। ओके, तो 15 का वर्ग होता है 225। ओके, तो क्या हो गया, इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 1/6 माइनस √3/4 आ गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा यार, यहाँ पर 2 से काटिए, 2 दूना 2 3 6, 2 दूना 4, 6 दूना 12 एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो 12 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 3 चौक 4 3 12, 3√3 आ जाएगा इंटू 225। इसे कैलकुलेट करिए अब, तो सिंपली आप इसी तरह लिख सकते हैं कि 225 2 माइनस 3√3/12, और इस क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, और हमें सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा 225 माइनस 3√3/12 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा सॉल्व किए गए यह है क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। और जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में हर जगह पर करीब 7 सेट बनते हैं, तो सभी सेटों को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर सेट 1 कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉरी जूम आउट की वजह से जूम इन हो गया। तो इसे हम हटा देते हैं। अब हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि मैंने कौन सा सेट सॉल्यूशन कराया था। ये हमारा सेट था 822 HY। ओके, तो चलिए यार, हम लोगों ने इसको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराया है। अब आने वाले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।